हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को भी उतने ही शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमारे साथ बने रहें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना शानदार लेक्चर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम मौर्य साम्राज्य के एमसीक्यूज पार्ट 2 लेके आए हैं। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चंस के लेवल के बारे में पता चलेगा, जिससे कि आपको समझ आएगा कि जो हमने टॉपिक पढ़ा है तो उससे किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। तो आपको बताना है जो अशोक के अभिलेख मिले थे हमको, तो उन कौन सा खरोष्टी लिपि में है, ये पूछ रहा है कि कौन सा अभिलेख खरोष्टी लिपि में। तो आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स कालसी, सहबाजगढ़ी, गिरनार या फिर मेरठ। तो बताइए इसका आंसर। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर हमने कल वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था और जब हमने मौर्य साम्राज्य पढ़ा था तब भी देखा था। तो बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर। इसका आंसर होगा सहबाजगढ़ी। कौन सा? सहबाजगढ़ी, जो कि खरोष्टी लिपि में है। और दूसरा कौन सा है? दो अभिलेख थे फ्रेंड्स, दूसरा है मानसेहरा। मानसेहरा खरोष्टी लिपि में है। दूसरा कौन सा है? सहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये दोनों खरोष्टी लिपि में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था। तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है, बताइए। इसका ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, स्मिथ, जॉर्ज व्हीलर या फिर अहमद हसन दानी। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। इसको भी हमने खूब पढ़ा है, खूब डिटेल इसकी देखी है। तो इसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। तो सर्वप्रथम अब अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आप सारे एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। बस लेक्चर देखते जाइए और हमारे क्वेश्चन की सीरीज को सॉल्व करते जाइए और हमारे साथ जुड़ी रहिए। आप एग्जाम को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे और उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि ऐसी थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो आपको बताना है दाईं से बाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती थी। आपके ऑप्शन है ब्राह्मी, शारदा, नंदनागरी या फिर खरोष्टी। तो बताइए कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा खरोष्टी लिपि। क्या होगा? खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जो कि अशोक के अभिलेखों में खरोष्टी लिपि वर्णित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि कौन सा एक अभिलेख है जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो आपको बताना है कि अशोक का अभिलेख कौन सा है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो बताइए आपके ऑप्शन है कालसी, विशिष्ट कलिंग राजादेश, रुम्मनदेई या फिर मास्की अभिलेख। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन से अभिलेख में मिलता है अशोक का नाम अशोक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मास्की। मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। साथ ही साथ और भी कुछ अभिलेख हैं। तो देखिए जैसे गुर्जरा में, ये भी फ्रेंड्स हमने देखा था, गुर्जरा, नेत्तूर और उड़े गोलम, ये बाकी के 3 अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। तो मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उड़े गोलम, ये चारों अभिलेख अशोक का नाम अशोक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है अशोक का रुम्मनदेई अभिलेख संबंधित है किससे। तो आपको बताना है अशोक का रुम्मनदेई अभिलेख किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है बुद्ध के जन्म से, प्रथम उपदेश से या फिर ज्ञान की प्राप्ति से, बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति से या बुद्ध के शरीर त्याग से। तो बताइए रुम्मनदेई अभिलेख किस लिए प्रसिद्ध है या किस लिए संबंध रखता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बुद्ध के जन्म से। बुद्ध के जन्म से अशोक का रुम्मनदेई स्तंभ संबंध रखता है। तो चलिए इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं।
यहाँ पे फ्रेंड्स बताया गया है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने साल बाद 20वें वर्ष कहाँ की यात्रा की थी? लुम्बिनी की। अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की थी और वहां से एक शिला स्तंभ स्थापित किया था। कहाँ? लुम्बिनी में, जो कि गौतम बुद्ध की जन्मभूमि थी। गौतम बुद्ध जी की जन्मभूमि थी। इसके कारण यहाँ पे इन्होंने धार्मिक कर को माफ कर दिया था। किसने माफ किया था फ्रेंड्स? तो अशोक ने धार्मिक कर को माफ कर दिया था। कहाँ? लुम्बिनी ग्राम में। क्यों माफ कर दिया था? क्योंकि ये बुद्ध जी की जन्मभूमि थी और इन्होंने क्या किया था? भू राजस्व को घटा के 1/6 से घटा के 1/8 कर दिया था। तो इन्होंने भू राजस्व को घटाया और धार्मिक कर को माफ कर दिया। कहाँ फ्रेंड्स? तो लुम्बिनी में। और क्यों किया था? क्योंकि ये बुद्ध जी की जन्मभूमि थी और अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करने गए थे। कौन? अशोक। 1/6 से घटा के 1/8 कर दिया था राजस्व को। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो बताना है आपको वो कौन सा स्तंभ है जिसने मगध का सम्राट अशोक को बताया गया है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन है मास्की लघु स्तंभ, या फिर क्वीन स्तंभ लेख, इसको रानी का ब्लेक भी कहते हैं, और तीसरा है रुमंदेई स्तंभ, और चौथा है भाब्रू स्तंभ। तो आपको बताना है किस अभिलेख में अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाब्रू स्तंभ अभिलेख में इनका नाम मगध का सम्राट बताया गया है। किसका? अशोक का। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, उनके कलिंग युद्ध के बारे में पूछ रहा है कि कौन से शिलालेख से इनकी जानकारी मिलती है। तो पूछ रहे हैं, ऑप्शन है आपके शिलालेख पहला, या शिलालेख 12वां, दूसरा, या फिर शिलालेख 13वां। तो आपको बताना है किस अभिलेख से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। तो अब फ्रेंड्स आपका आंसर होगा शिलालेख 13वां। शिलालेख 13वें से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, शिलालेख 13वें से। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या बताया गया। तो यहाँ पे बताया गया इनकी जो बड़ी घटना थी, इनके काल की सबसे बड़ी थी क्या? कलिंग युद्ध, जिसमें अशोक तो विजय हुए थे, अशोक ने कलिंग युद्ध जीता था। और इसका वर्णन कहाँ है? तो 13वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। और अगर फ्रेंड्स बात करें तो ये कब जो घटना हुई थी कलिंग की, तो इनके शासनकाल में लगभग इनके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुई थी। तो ये अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद लगभग कलिंग युद्ध लड़ा था। और कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस युद्ध से अशोक जी का मन बदला और इनको बहुत पीड़ा दुख का अनुभव हुआ। तत्पश्चात उन्होंने युद्ध की नीति को छोड़ के क्या अपना लिया था? इन्होंने धम्म की नीति को अपना लिया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। ये भी फ्रेंड्स कल वाले क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स किस तरह से क्वेश्चन बार बार रिपीट होके क्वेश्चन का अर्थ बदल के पूछ लिया जाता है। आपको बस ध्यान रखनी है चीजें। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा नहीं है। कल हमने देखा था कौन कौन से हैं और आज पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो बताइए इसका आंसर फ्रेंड्स। दक्षिणी राज्य की बात कर रहा है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सातवाहन नहीं है। सातवाहन नहीं था, चोल थे, सतीपुत्र थे और पांडपुत्र थे। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका अगर बात करें तो इसकी जो साक्ष्य हैं वो किस अभिलेख में मिलते हैं? तो वो दूसरे और 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, दूसरे और तीसरे में मिलता है। किसके? दक्षिण राज्यों के। कौन कौन से दक्षिण राज्य थे? चोल थे, सतीपुत्र और पांड। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्न में से अशोक के
किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक किस पे रोक थी? पशु बलि पे रोक लगाई गई। ऐसा लगता है यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो आपको बताना है पशु बलि पर रोक कहाँ गई थी और किस अभिलेख में इसका वर्णन है। तो बताइए फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शिलालेख फर्स्ट में ऐसा वर्णन मिलता है कि पशु बलि पे रोक थी अशोक के शासनकाल में। चलिए देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल फ्रेंड्स। यहाँ पे बताया गया है, देखिए किस अभिलेख में? तो प्रथम शिलालेख में। ये याद रखिएगा कि प्रथम शिलालेख कहता है कि पशु बलि निषेध है। अशोक के शासनकाल में पशु बलि निषेध थी। इस प्रकार यहाँ पे कहा गया है कि अब हमारे राज्य में जीव मार के बलि नहीं दी जाएगी और ना ही कोई उत्सव में कोई जीव हत्या की जाएगी। तो ऐसा कहाँ कहा गया है? प्रथम शिलालेख जो कि अशोक का है। और इन्होंने क्या बताया है? प्रियदर्शी, यहीं पे लिखा हुआ है प्रियदर्शी, अर्थात अशोक के पाकशाला में क्या होता था? पहले प्रतिदिन सैकड़ों जीवों को मांस के लिए मारे जाते थे। अर्थात जो उनकी पाकशाला थी पहले क्या था? हजारों सैकड़ों पशुओं का वध किया जाता था, खाने में उनका प्रयोग किया जाता। परंतु जब से इन्होंने कलिंग में धमनी तपला ली तो इन्होंने क्या किया? अपने राज्य में पशु बलि निषेध कर दी और कहा जाता है कि अब उनकी पाकशाला में प्रतिदिन जो मारे जाने वालों की संख्या थी 2 मोर और 1 मृग को छोड़ के अब किसी को भी नहीं मारा जाएगा। इसमें मृग भी हमेशा नहीं मारा जाता था। तो पहले क्या था? पहले सैकड़ों मारे जाते थे। अब क्या किया इन्होंने? सिर्फ और सिर्फ 2 मोर और 1 मृग का उल्लेख मिलता है, वो भी हमेशा नहीं, फ्यूचर के लिए इन्होंने बताया कि हमेशा ये नहीं किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि टॉलमी फिलाडेल्फस किसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे? तो आपको बताना है वो कहाँ का शासक था। जो टॉलमी फिलाडेल्फस थे तो ये कहाँ के शासक थे आपको बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर। आपके ऑप्शन है साइरोन, मकदूनिया, ऑप्शन सी कह रहा है मिस्र और डी कह रहा है सीरिया। तो बताइए फ्रेंड्स टॉलमी फिलाडेल्फस कहाँ से संबंध रखते थे? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी मिस्र। तो टॉलमी फिलाडेल्फस मिस्र से संबंध रखते थे। और इसकी जानकारी अगर फ्रेंड्स बात करें तो कहाँ दी गई है? तो 13वें शिलालेख में। कहाँ? 13वें शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको फ्रेंड्स चीजें समझ आ रही होंगी और आपको क्वेश्चन के बारे में उनकी डिटेल और क्वेश्चन से संबंधित सारी चीजें समझ आ रही होंगी। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पहला आपको कथन दिया है और दूसरा उसका कारण दिया है। ये ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। पहला है कथन, दूसरा है कारण। तो कथन एक क्या कह रहा है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे बोला गया है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। तो ये करेक्ट है, आपको भी पता होगा। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया, ये कथन कह रहा है। अब इन्होंने कारण क्या बताया है इसका? तो देखिए फ्रेंड्स इनके अनुसार कारण क्या है कि दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रण करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने कलिंग को जीता था। किसने? अशोक ने जीता था। तो अब बताइए फ्रेंड्स इसके आंसर क्या होंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए ये कह रहा है और ऑप्शन बी कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु यहाँ पे क्या है? आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है और डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। आई होप आप इसका आंसर दे पा रहे होंगे। इसका आंसर है फ्रेंड्स पहला, ए और आर दोनों सही है। ए तो एकदम सही है कि इन्होंने कलिंग को जीता था अशोक ने, और इन्होंने क्यों ऐसा करा था? तो यहाँ पे बताया गया है कि कलिंग
दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था, इसलिए उन्होंने कलिंग को जीता था ताकि ये दक्षिण भारत पर भी अपना कंट्रोल कर सके, और ये इसका सही स्पष्टीकरण भी बताता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे बताया गया है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने 8वें वर्ष, ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, बार बार आ रहा है, 8वें वर्ष राज्याभिषेक के इन्होंने कलिंग पे विजय प्राप्त की थी, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। और यहाँ पे फ्रेंड्स क्या बताया गया है कि इन्होंने क्यों करी थी, ताकि दक्षिण के साथ इनके सीधे संपर्क के लिए समुद्री और स्थलीय मार्ग पर इनका नियंत्रण हो। कौन से मार्गों पे, समुद्री और स्थलीय मार्गों पे इनका नियंत्रण स्थापित हो सके। यदि कलिंग स्वतंत्र देश रहता तो इनका जो स्थायित्व था, जो समुद्री और स्थल मार्ग पे इनका नियंत्रण ना देखने को मिलता, इसलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हैं और उसका वो स्पष्टीकरण भी सही है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, बताइए। कह रहा है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो आपको बताना है मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आए थे, जो कि एक यूनानी राजदूत थे। बताइए फ्रेंड्स, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे। आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स अशोक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन कह रहा है हर्षवर्धन, चौथा ऑप्शन कह रहा है हेमू। तो बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे और इन्होंने क्या, इंडिका नामक बुक भी लिखी थी। इंडिका किसकी है, मेगास्थनीज की है। याद होगा आई होप फ्रेंड्स आपको। कौन राजदूत कौन थे, मेगास्थनीज। कहाँ के थे, यूनानी, और किसके राज दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी इनकी डिटेल। यहाँ पे बताया गया है कि मेगास्थनीज जो थे वो सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजे गए थे किसके राज दरबार में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ। किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। और ये एक यूनानी थे, यूनानी राजदूत थे। तो मेगास्थनीज ने काफी टाइम पीरियड तक कहाँ रुके, तो मौर्य दरबार में ये ठहरे और इन्होंने क्या लिखा, इंडिका नामक बुक लिखी। इन्होंने किस बात पे लिखी है, तो जो उन्होंने मौर्य साम्राज्य में देखा और सुना उसी को ही उन्होंने इंडिका नामक अपनी ग्रंथ में लिपिबद्ध किया है। तो तभी कहते हैं फ्रेंड्स कि मौर्य काल की जानकारी हमको मेगास्थनीज की इंडिका से भी मिलती है। इन्होंने वही लिखा जो उन्होंने उस शासन दौरान देखा जब वो मौर्य साम्राज्य में रुके हुए थे। तो इनकी बुक है फ्रेंड्स इंडिका। ये एक यूनानी राजदूत थे और सेल्यूकस निकेटर ने इनको भेजा था। किसके राज दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे। आई होप आपको चीजें याद होंगी और सारी चीजें समझ आ रही होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। तो बताइए फ्रेंड्स मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। आपके ऑप्शन है 4, 6, 5 या फिर 7। तो बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर। ये भी हमने देखा था। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 7 श्रेणियों में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को बांटा था। अब देखेंगे फ्रेंड्स वो कौन कौन सी 7 श्रेणी हैं जिसमें मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को बांट रखा था। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे वो डिटेल दी गई है। यहाँ पे बताया गया है तत्कालीन जो 7 श्रेणी बांटी गई थी किसके द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा बांटी गई थी। वो कौन कौन सी है, तो पहला यहाँ पे कह रहा है दार्शनिक। पहली श्रेणी को उन्होंने दार्शनिक बताया है। दूसरे में उन्होंने कृषक को रखा है और तीसरे में पशुपालक, चौथे में कारीगर, पांचवें में योद्धा और छठे में निरीक्षक एवं 7वें में मंत्री। तो इस प्रकार इन्होंने 7 श्रेणियों में बांटा था भारतीय समाज को। पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालन, चौथा कारीगर, पांचवा योद्धा और छठा कौन था, निरीक्षक, और 7वां कौन था, तो वो मंत्री था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कहा गया कि भारतीय समाज में इन्होंने दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है। तो मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में दास प्रथा नहीं थी। आई होप आपको चीजें समझ आ गई। उन्होंने 7 श्रेणी में बांटा।
किसमें उल्लेख मिलता है? इंडिका में। और इन्होंने दास प्रथा का वर्णन नहीं किया। अगर पूछा जाए तो किसने दास प्रथा का वर्णन नहीं किया, तो आप बताएंगे मेगास्थनीज ने। कितने भागों में बांटा? 7 भागों में। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भाग एवं बलि क्या थे। आपको बताना है भाग एवं बलि क्या था। एक सैनिक विभाग था, या फिर धार्मिक अनुष्ठान था, या फिर राजस्व के स्रोत थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक प्रशासनिक विभाग था। तो भाग एवं बलि किसको कहते थे आपको बताना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? राजस्व के स्रोत। तो भाग एवं बलि क्या थे? एक राजस्व के स्रोत थे, एक टैक्स थे, एक कर का नाम था। भाग एवं बलि नामक कर लिए जाते थे जो कि राजस्व के स्रोत में महत्व रखते थे। चलिए इसकी डिटेल थोड़ी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बताया गया है भाग एवं बलि एक प्राचीन राजस्व स्रोत थे। मौर्य काल में एक प्राचीन राजस्व स्रोत थे। अब यहाँ पे बताया गया है, इसकी जानकारी हमको अर्थशास्त्र से ज्ञात होती है। यहाँ पे बताया गया है राजा भूमि का मालिक होता था। तो भूमि का मालिक राजा होता था, और जो भी भूमि से उत्पन्न होता था उसका एक भाग का अधिकारी भी कौन होता था? तो राजा। जो भी अन्न उगेगा खेत से तो उसका एक भाग किसको जाएगा? राजा को जाता था। और इस प्रकार इस कर का नाम क्या पड़ गया? भाग। इसलिए इस कर को भाग कहते थे। और इसी प्रकार एक बलि भी राजस्व का स्रोत था। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, भाग एवं बलि नामक राजस्व के स्रोत थे। और किसके टाइम पीरियड में? तो वो मौर्य साम्राज्य में थे। और इसकी जानकारी हमको अर्थशास्त्र से मालूम होती है। चलिए फ्रेंड्स आई होप आप समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, क्या? भूमि कर किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? अब आपसे पूछ रहे हैं कि जो भूमि कर लिया जाता था वो किसके द्वारा एकत्रित किया जाता था? आपके ऑप्शन है एग्रोनोमोई, या फिर सीताध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, या फिर अक्राध्यक्ष। तो आपको बताने हैं किसके द्वारा भूमि कर इकट्ठा किया जाता था। तो बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे भूमि कर की बात कर रहे हैं। क्या? भूमि कर। और भूमि कर सीता अध्यक्ष नाम का अधिकारी एकत्र करता था। कौन? सीताजत। तो देखिए फ्रेंड्स भूमि का अर्थ सीता से भी लिया जाता है। तो ऐसे आप कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, आपको याद रहेगा कि सीता अध्यक्ष भूमि कर एकत्र करने वाले अधिकारी को कहते थे। चलिए इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे बताया गया है कि जो मौर्य काल में सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष था। तो कृषि से याद रखिएगा, सीता अध्यक्ष कृषि विभाग से रिलेटेड था। और यहाँ पे बताया गया जो भूमि कर को वसूलने का कार्य यही करते थे, सीता अध्यक्ष करते थे। और यहाँ पे बताया गया फ्रेंड्स कि अग्रोनोमोई जो एक अधिकारी थे वो उनका कार्य क्या था? वो जिले के अधिकारी को अग्रोनोमोई कहते थे। जिले के अधिकारी को अग्रोनोमोई कहते थे। और जो आपके बाकी के ऑप्शन थे जिसमें लिखा था शुल्काध्यक्ष, ये क्या काम करते थे? ये व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूलते थे। तो इनका कार्य क्या था? व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूलना। किसका? शुल्काध्यक्ष का। और चौथा है ऑप्शन आपका फ्रेंड्स, ऑप्शन था अक्राध्यक्ष। इनका कार्य क्या होता था फ्रेंड्स? तो ये खानों का नियंत्रण करते थे। जो खान वगैरह होती थी उन पर नियंत्रण अक्राध्यक्ष करते थे। आपको चारों ऑप्शन की यहाँ पे डिटेल दी गई है फ्रेंड्स। तो पहला था भूमि अध्यक्ष, वो सीता अध्यक्ष करते थे। और यहाँ पे अग्रोनोमोई ये जिले के अधिकारी कहलाते थे। और शुल्काध्यक्ष ये व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूलते थे। और अक्राध्यक्ष ये खानों पर नियंत्रण रखते थे। चलिए फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंध रखता था? अब आपको बताना है कौन राजस्व इकट्ठा करता था। तो बताइए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है समाहर्ता, अंतपाल, व्यावहारिका, या फिर प्रदेष्टा। कौन इनमें से राजस्व इकट्ठा करता था? बताइए फ्रेंड्स।
इसका आंसर होगा समाहर्ता। तो समाहर्ता नामक अधिकारी क्या करता था, वो राजस्व इकट्ठा करता था। कौन? समाहर्ता नामक अधिकारी राजस्व इकट्ठा करता था। चलिए देख लेते हैं इसके डिटेल थोड़ी सी। तो यहाँ पे बताया गया है फ्रेंड्स कि मौर्य परिषद में मौर्य काल में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता करता था। तो अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि राजस्व एकत्र करने का कार्य कौन करता था, तो ये समाहर्ता करता था। और अंतपाल किसको कहते थे? जो सीमा रक्षक थे, जो सीमा की रक्षा करते थे। एक राज्य से जो दूसरे राज्य की जो सीमा टच करती थी, जो उनका रक्षक कौन कहलाता था? वो अंतपाल कहलाता था। या फिर इनको सीमावर्ती दुर्गों का देखभाल करने वाला भी कहा जाता है। और जो चौथा ऑप्शन था प्रदेष्टा, प्रदेष्टा का कार्य क्या होता था? ये कमिश्नरियों का प्रशासक था। प्रदेष्टा कमिश्नरियों का प्रशासक था। तो चारों ऑप्शन की डिटेल फ्रेंड्स यहाँ पे दी गई है, आपको सारे याद भी रखने हैं। मौर्य परिषद में राजस्व कौन एकत्र करता था? तो वो समाहर्ता था। ठीक फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य युगीन अधिकारी निम्न में से कौन था जो क्या तौल मान माप का प्रभारी था? यहाँ पे तौल माप होगा। तौल माप का कौन अधिकारी था? किसको तौल और माप का अधिकारी कहते थे? आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स पौर्तवाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, पण्वाध्यक्ष या फिर सूनाध्यक्ष। तो बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष जो है तौल और माप का अधिकारी होता था। कौन? पौतवाध्यक्ष। चलिए इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बताया गया है कि जो मौर्यकालीन अधिकारी थे कौन? पौतवाध्यक्ष। ये तौल और मान का अधिकारी था, पौतवाध्यक्ष, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे इन्होंने बताया जो पर्ण अध्यक्ष थे इनका क्या कार्य था? तो ये वाणिज्य और विभाग के अधिकारी थे। कौन? पर्ण अध्यक्ष वाणिज्य और विभाग के थे। सीता अध्यक्ष हमने देख लिया, वो कृषि विभाग के थे। और सूना अध्यक्ष ये बूचड़ खाने के प्रभारी थे। कौन? सूना अध्यक्ष ये बूचड़ खाने के प्रमुख होते थे, सूना अध्यक्ष। ठीक फ्रेंड्स, चारों ऑप्शन की डिटेल यहाँ पे दी है, याद रखिएगा। सीता अध्यक्ष वही पिछले क्वेश्चन का आंसर हो गया, कृषि विभाग से संबंधित था। और ये पंड्या अध्यक्ष ये वाणिज्य और विभाग से संबंध रखते थे। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, सूना अध्यक्ष तो ये बूचड़ खाने के प्रमुख होते थे। बूचड़ खाने के प्रमुख सूना अध्यक्ष और पौतवाध्यक्ष तौल और माप का अधिकारी था। चलिए अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो आपको बताना है शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था, वो भी मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध कौन सा था? आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स वैशाली, तक्षशिला, नालंदा या फिर उज्जैन। आपको बताना है कौन सा प्रसिद्ध था, वो भी मौर्य काल में प्रसिद्ध था। चलिए बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। इनको शिक्षा किसने दी थी? तो चाणक्य ने दी थी। चलिए फ्रेंड्स इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बताया गया है कि तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो तक्षशिला में हिंदू और बौद्ध दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर विश्व भर के लोग पढ़ने आते थे। तो ये एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र था जहाँ से विश्व बाहर के भी लोग पढ़ने हमारे यहाँ आते थे तक्षशिला में। और ये वर्तमान में अगर फ्रेंड्स बात करें तो कहाँ है? तो ये इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद कहाँ? पाकिस्तान की राजधानी है। यहाँ पे ये प्रेजेंट टाइम में है कौन? तक्षशिला विश्वविद्यालय। यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान की राजधानी से थोड़ा कुछ किलोमीटर दूरी पश्चिम में स्थित है। कौन? तक्षशिला। कहाँ पे फ्रेंड्स? पाकिस्तान में, आप याद रखिएगा। और ये बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। तक्षशिला हिंदू और बौद्ध दोनों प्रकार की यहाँ पे शिक्षाएं दी जाती थी। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो आपको बताना है हमारे वर्तमान में
जो वर्तमान की नगर पालिका प्रशासन है वो ऐसा कौन सा कार्य करती है जो मौर्य काल में भी वो कार्य होता था। आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन कह रहा है नाप तौल के बांटों का निरीक्षण, या फिर वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण, या फिर जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है शिल्पकारों का संरक्षण। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा कार्य हमारी नगर पालिका मौर्य काल से जो होता था मौर्य काल में वो आज भी कर रही है, वो भी नगर पालिका। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। तो फ्रेंड्स ये नगर पालिका प्रशासन जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करती है और ये मौर्य काल में भी ऐसा होता था। चलिए इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे बताया गया है मौर्य युग में नगरों का प्रशासन कौन होता था, नगर पालिका। तो नगरों के प्रशासन का जो प्रमुख होता था वो नगर पालिका कहलाता था, और जो नगर का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता था, तो ये नगर पालिका जो होते थे इन्हीं के द्वारा ही चलाया जाता था। और इनका जो प्रमुख होता था वो क्या कहलाता था, तो इनका प्रमुख नागरक कहलाता था। तो जो नगरों का प्रमुख था उसको नागरक कहते थे। और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया। तो किसने उल्लेख किया है, तो फ्रेंड्स मेगास्थनीज ने किया है नगर परिषद की जो समितियों का उल्लेख किया। और फ्रेंड्स उसी में बताया गया है जो तीसरी समिति है, कौन सी, जो तीसरी समिति है उसी में जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी। जो तीसरी समिति थी वो जन्म और मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी, जो कि वर्तमान में नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। नगर पालिका प्रशासन वर्तमान में ये चीजें कर रहा है और मौर्य काल में भी ये चीजें होती थी। तो आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी फ्रेंड्स। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको बताना है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो आपको बताना है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। आपके ऑप्शन है जालौक, नंदीवर्धन, अवंती वर्मा या फिर बृहदत्त। तो आपको बताना है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। मैंने अपने लेक्चर में फ्रेंड्स इसका आंसर डिस्कस किया था। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। इसका फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बृहदत्त। बृहदत्त मौर्य सम्राट था जो कि अंतिम था। और इसकी हत्या किसने की थी, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बृहदत्त शासक अंतिम शासक था मौर्य काल का, और इनकी हत्या किसने की थी, तो इनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या की थी। किसकी, बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। लगभग 184 ईस्वी पूर्व में इन्होंने की थी। और पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके एक नए वंश की नींव रखी। कौन सा, शुंग वंश की नींव डाली थी। किसने, तो पूछा जाए पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य शासक अंतिम शासक जो था बृहदत्त, उसको हरा के, उसको पराजित करके, उसको मृत्यु दंड देके, उसकी हत्या करके इन्होंने मौर्य समाज का अंत किया था और शुंग वंश की नींव डाली थी। चलिए फ्रेंड्स आई होप आपको चीजें पूरी समझ आई होंगी और क्लियर हुए होंगे आपके डाउट्स, क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे और इजी भी लगे होंगे, क्योंकि हमने टॉपिक पढ़ा था, सारे हमने इनको डिस्कस किया था। तो चलिए फ्रेंड्स आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे।